देखिए इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये वो मॉडल था जो गलत था, ठीक है, गलती क्या थी वो इसमें लिखवा दी गई है। अब दूसरा जो मॉडल आया जो मेनली हेजनबर्ग ने सजेस्ट किया था, लेकिन कब आया? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 1 आपने लिखा था, नंबर 2 आप लिखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर 2 और ये एनसीईआरटी पेज नंबर 440 पे है। मैंने कहा था पढ़ के देखना है, एक ही पेज है, पेज नंबर 440। देखो कैसे तो आइडिया लगा इस चीज का, किस तरह से आइडिया लगा। सबसे पहली बात, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके 3 आइसोटोप थे। क्या नाम है इन तीनों आइसोटोप्स का? पहले आइसोटोप का क्या नाम है? प्रोटियम। सेकेंड आइसोटोप ड्यूटेरियम एंड थर्ड ट्रीटियम। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्रोटियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। समझ गए ना नाम? ये 3 एटम्स के नाम है और ये उनके तीनों न्यूक्लियस के नाम। तो अब प्रोटियम के न्यूक्लियस में तो एक प्रोटॉन था और कुछ नहीं, सिंपल एक प्रोटॉन था, ठीक है। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या क्या थे? अब जब तक न्यूट्रॉन का तो पता नहीं था, और ये था कि भाई ये तीनों चीजें ना आइसोटोप्स हैं। ये जो है दीज आर आइसोटोप्स। अब अगर आइसोटोप्स हैं तो इसका मतलब चार्ज तो मतलब 5 नंबर अलग हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? सेम होगा। इसका जो हम लिखते थे सिंबल 1h1, इसको सिंबल दिया गया 1h2 और इसको सिंबल दिया गया 1h3। चार्ज तो ठीक है सभी पे 1 1 1, मतलब एक एक प्रोटॉन था, लेकिन मास में ये 1 ये 2 ये 3। इसका मतलब मास ऑफ 1h1 इज टू मास ऑफ 1h2 इज टू मास ऑफ 1h3 वो किस रेशियो में बढ़ता जा रहा था? 1:2:3 में। इसका क्या मतलब था कि भाई जरूर कोई ना कोई तो एक ऐसी चीज है जो चार्ज नहीं बढ़ा रही, लेकिन मास को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाई जा रही है जैसे एक प्रोटॉन बढ़ाता है, ठीक है। इसका मतलब इससे एक इंडिकेशन मिला, कि कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो चार्ज को नहीं बढ़ा रहा, having mass nearly equal to that of प्रोटॉन। तो हम ये शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। सबसे पहले देखो प्रेडिक्शन, कि भाई कहां से क्या ये प्रेडिक्शन आया। प्रेडिक्शन में यही बना दो थोड़ा बहुत, ये एटम्स हैं, ये इसके न्यूक्लियाई हैं।
इसके बाद यहाँ तक होने के बाद ना इस लाइन में लिखा दूंगा कि ये क्या है। ये 3 आइसोटोप, ये उनके न्यूक्लियाई, ये उनके मास। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ तक 1:2:3। तो ये आप लिख दो। सो ड्यूट्रॉन एंड ट्रिटोन मतलब इनके न्यूक्लियस। So neutron and triton should contain a neutral particle। अब ये जो नीचे लिख रही है, should contain a neutral particle having mass nearly equal to that of proton। having mass nearly equal to that of proton। प्रोटॉन के जितना लगभग उसका मास होना चाहिए। ठीक है, ये तो थी प्रिडिक्शन। अब उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट था जहां से ये चीज जेम्स चैडविक ने वेरीफाई की थी कि हाँ ऐसा है, वो उसने नाम रखा था न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या था? बेरिलियम। देखो उन दिनों स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहे थे। बेरिलियम का अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उसमें कुछ ऐसी चीज मिली थी। तो प्रिडिक्शन के बाद आप लिखिए स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद बेरिलियम। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद बेरिलियम। इसमें जेम्स चैडविक ने एक चीज ऑब्जर्व की। चैडविक की ऑब्जर्वेशन क्या थी? देखो, बेरिलियम को जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया जा रहा था, वही चीज जो हम पीछे करके आए, बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल्स डाले जा रहे थे तो ठीक है कुछ स्कैटरिंग हो रही थी, वो एक अलग चीज है, लेकिन साथ में ना कुछ और न्यूट्रल रेडिएशंस बाहर आ रहे थे। भाई अल्फा स्कैटर हो रहा है वो पता लग जाता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे अल्फा इधर उधर जाएगा, लेकिन एक ऐसी रेडिएशन भी बाहर आ रही थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। यानी कि इसमें से एक न्यूट्रल रेडिएशन बाहर आ रही थी, न्यूट्रल रेडिएशन ये एमिट हो रही थी। ठीक है, अब न्यूट्रल रेडिएशन है तो या तो वो फोटोन होगा, हम पूरा पीछे पढ़ चुके हैं कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं फोटोन थ्योरी में पढ़ा, वो भी न्यूट्रल होते हैं। या तो वो फोटोन होंगे या फिर मे बी सम अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर वो कोई और पार्टिकल होंगे। अब कैसे पता लगा कि वो फोटोन नहीं है, आता हूं उस पर, आप पहले एक बार ये बना लो। बेरिलियम के साथ जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें बनाया था, डायग्राम से बना दीजिए।
अब इस न्यूट्रल रेडिएशन की एक बड़ी खासियत थी जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है। देखो अगर ये पेज खोला हुआ है तो चाहो तो इस लाइन को अंडरलाइन भी कर देना। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि थोड़ा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, तो ब्रैकेट में लिखा है अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियस। मिल गया। इससे नेक्स्ट लाइन, इट वाज फाउंड दैट दिस न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम लाइट न्यूक्लियस सच एज हीलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। भाई इस न्यूट्रल रेडिएशन में ये खासियत थी, सबसे मेन खासियत, जो फोटोन नहीं कर पा रहे थे। लाइट न्यूक्लियस जो है, जो इसने 2-3 नाम लिए, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, उन पे अगर ये डाली जाती हैं, ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है, जब इस न्यूट्रल रेडिएशन को लाइट न्यूक्लियाई पे डाला जा रहा था, तो इसमें से एक प्रोटॉन बाहर आ रहा था। मींस प्रोटॉन बाहर आते ही वो न्यूक्लियाई चेंज हो रहे थे और वो दूसरे लाइट न्यूक्लियाई बन रहे थे। न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। कोई एक लाइट न्यूक्लियस आपने लिया तो उससे दूसरा ही लाइट न्यूक्लियस मिल रहा था, बिकॉज प्रोटॉन चेंज हो रहा था। ये लिखा है आपकी बुक में। जैसे एग्जांपल लेंगे इस चीज का, फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने 3 नाम दिए, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। सपोज यही रिएक्शन आ जाए, यही रिएक्शन आ जाए, आपको दिखानी हो वहां पे, और इसको इस तरह से नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको बोल देते हैं NP रिएक्शन ऑन, मान लो नाइट्रोजन ले। बुक में 3 चीजें लिखी ना, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, लाइट न्यूक्लियस। मान लो मैं नाइट्रोजन पे करवानी पड़ जाएगी NP रिएक्शन। क्या मतलब है इस NP रिएक्शन का? N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। किस पे करवानी है? नाइट्रोजन पे। तो इसका तरीका देखो, N740। सपोज आपने इस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की। न्यूट्रॉन के 0 और 1 सिंबल होते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं डालता और मास नंबर में एक की चेंज करवाता है। अब देखो आपको क्या कर देना चाहिए, क्या निकालना हो बात की बात है। सबसे पहले बीच का एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना लो। 7 + 0 7, 14 + 1 15। थोड़ी देर के लिए इसको स्टार लगा दो, भाई ये तो अनस्टेबल है, ये तुमने वैसे ही देखा बीच में। अब इसमें से क्या बाहर निकलना है? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मतलब है, अगर एक प्रोटॉन बाहर निकला, अभी इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? 7 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। अब एक प्रोटॉन बाहर निकल गया तो 6 तो प्रोटॉन बचे और न्यूट्रॉन उतने ही है 8। तो ऊपर कितना आ गया? 14। किसका नंबर होता है? 6, कार्बन। तो देखो यार चेंज ही हो गया, कितनी बड़ी बात है ये। किसी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा था, समझ रहे हो क्या? मतलब इतनी खतरनाक रिएक्शन हो रही है, सामने नाइट्रोजन एलिमेंट रखा है, ये बम्बार्ड करके उसको, ये चमत्कार से कम थोड़ी था उस समय। एलिमेंट चेंज होना तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो ना? ये चीज सामने हमने नाइट्रोजन रखा और ये न्यूट्रल रेडिएशन जब गई तो वो कार्बन में बदल गया, पूरा एलिमेंट ही चेंज हो रहा है। तो ये काम कर रही थी न्यूट्रल रेडिएशन, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? साथ में निकला एक प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब 1 and 1। आप इसको H भी लिख सकते हो, सिंबल ये भी दिया जा सकता है, ठीक है, मर्जी है आपको। ये सिंबल देना, ये सिंबल दीजिए। तो अब ये जो एक लाइन जो मैंने अभी बोला, इसको अंडरलाइन कर लेना। समझ आ गया वो क्यों? पता नहीं किस पे ये वाली रिएक्शन करवानी आ जाए कहीं पे, तो ये खासियत है इसकी। ये बना हुआ नहीं है ना। इसके बाद जो क्या स्टार तो इसलिए लगाया है कि ये बनता नहीं है, ये तो बीच की एक अनस्टेबल चीज है, वो मेरी समझने के लिए भी आसानी से हमें समझ रहे हैं।
अनस्टेबल एलिमेंट दिखाया हुआ है। ये जो आपने अभी अपनी बुक में जो लाइन अंडरलाइन की हो उसके बगल में काफी मार्जिन है, वहां लिख दो एनपी रिएक्शंस। अगर बुक है आपके पास अभी और ये लाइन आपने अंडरलाइन की हो तो उसके बगल में काफी मार्जिन है, उधर आप ये चीज वहां लिख सकते हो कि भाई एनपी रिएक्शंस की होगी। एक मैंने आपको नोटबुक में करवा के दिखा दी है, कोई सी भी एनपी रिएक्शन आ सकती है तो वो आपको करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब बात ये आती है, अभी हमने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए थे कि या तो वो चीज फोटोन होगी या वो चीज कोई और न्यूट्रल एलिमेंट हो सकता है। फोटोन क्यों नहीं है वो? उसका एक कारण ये है कि अगर वो फोटोन होता तो उस फोटोन्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी अच्छी खासी मिलनी चाहिए थी। फोटोन तो किस स्पीड से चल रहे होते हैं? लाइट की स्पीड से, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूट्रल पार्टिकल मिल रहे थे इस बेरिलियम के बम्बार्डमेंट के बाद, उनकी एनर्जी थोड़ी कम थी, इसलिए इसका मतलब ये फोटोन तो नहीं है। दूसरी बात, ये इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे जो फोटोन में नहीं देखने को मिल रहा था। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद आगे लिखो, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स वर नॉट फोटोन्स, these neutral particles were not photons because their energy was smaller. Because their energy were smaller. उनकी जो एनर्जी थी वो काफी कम मिल रही थी। तो इनको क्या नाम दिया गया? लास्ट इसमें लिख देना, चैडविक नेम्ड दीज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स। चैडविक ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया न्यूट्रॉन्स। चैडविक नेम्ड दीज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स। और इनका मास कैसे निकाला गया? चैडविक ने फिर एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस लगा के और फिर इनका मास निकाला। तो इनका मास लगभग वही आ रहा था जो किसका मास है? प्रोटॉन का। ये लाइन आगे लिखो, फ्रॉम एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन Chadwick determined their mass, Chadwick determined their mass और इनका मास इतना निकल के आ रहा था। एएमयू में कहें तो 1.0086, अभी तो और आगे जाओ 6 फिर 5 आ जाता है, इतना भी आगे नहीं जाना। U, that is nearly the mass of a proton. और अब आता है दूसरा हाइपोथेसिस जो आजकल चल रहा है। सबसे ये जो टॉपिक था अभी हमारा जो कल स्टार्ट हुआ था उसमें लिखा था न्यूक्लियस की कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 पे आपने क्या लिखा था? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आइसोलेशन। नंबर 2 शुरू हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से, तो अब उसको फिनिश कर रहे हैं। तो नंबर 2 ही चल रहा है, तो इसमें आप लास्ट में लिखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ब्रैकेट में लिख सकते हो, सजेस्टेड बाय हाइजेनबर्ग। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस सजेस्टेड बाय हाइजेनबर्ग।
मतलब इसमें ये जो हमने पढ़ा, आप में से कितने बच्चों ने पेज पढ़ा था कल? क्योंकि ये इतनी सारी बातें मैंने कहीं अलग से नहीं लिखवाई, जो उसकी सीक्वेंस हुई है ना। इसमें जो थोड़ा सा रिएक्शन टाइप जो काम है वो था एनपी रिएक्शन हमने सीखी, ठीक है। और कहीं नहीं मिलती है इस पूरे चैप्टर में, ये एनपी रिएक्शन हम यही सीखते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो इस तरह से, नहीं तो फिर इस पे सवाल आ जाए, फिर हम बैठे रहेंगे कि क्या मतलब इस चीज का। अभी हम जो करेक्ट हाइपोथेसिस मींस जो आजकल चल रहा है अभी, वो ये है, ये केमिकल सिंबल, मास एटॉमिक नंबर, मास नंबर। इसका मतलब न्यूक्लियस ऐसा माना गया, अगर मैं इसको न्यूक्लियस बोलता हूं तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? जेड तो प्रोटॉन्स हैं और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं। इवन चैप्टर स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं, आइसोटोप, आइसोबार और ये सब पढ़े तब से, तो ये आप बना सकते, ये करेक्ट हाइपोथेसिस है। ये हुआ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम चलेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस की तरफ। आप बुक की सीक्वेंस देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस होने के बाद अगला टॉपिक क्या है वहां पे? साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप ये डाल दीजिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसका आइडिया हमने पिछले एटम वाले पार्ट में लगाया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम। तो देखो वहां पे गोल्ड न्यूक्लियस लिया गया, वहां पे गोल्ड न्यूक्लियस लिया गया, अल्फा पार्टिकल्स फेंके जा रहे थे और ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने जो अल्फा पार्टिकल यूज किए थे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 वाले से रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कितना निकल गया था? मींस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है सर? 30 नहीं आया ना, वो इससे जो ये निकला था, इट वाज कमिंग आउट टू बी 40 फर्मीमीटर। 30 किससे आया था मैं बताता हूँ आपको। हाँ, उन्होंने जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया 5.5 से किया, उस नेचुरल अल्फा डिके में जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे वो 7.7 के निकल रहे थे, ठीक है। जब 7.7 वाली बीम को यूज करके देखा गया, यही अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये और भी पास तक जा रहे थे। पिछली बार फिर भी थोड़ा सा दूर से गए, इस बार और भी पास तक जा रहे थे और ये आ रहा था कितना? 30 फर्मीमीटर। कुछ ऐसी वैल्यूज है यार जो याद हो जानी चाहिए हमें, दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। हाँ भाई, जब ये वाला लिया तो 40 फर्मीमीटर, ये वाला लिया तो 30, परंतु ये भी एग्जैक्टली सही नहीं थे, बिकॉज इनमें जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो केवल कूलॉम फोर्स को मानते हुए की गई। हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के एक्सप्रेशन निकाले हैं एटम वाले चैप्टर में, एनर्जी कंजर्वेशन से, याद है भाई। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ केवल पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, लेकिन उसमें आपने केवल कूलम फोर्स मान लिया। असल में और भी फोर्स आ जाता है, जब न्यूक्लियस के पास आप पहुंचोगे तो न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगी, ठीक है। वो न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ेंगे आगे क्या है। तो हमें उस जगह तक पहुंचना था जहां जाके न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखना कि ये एक आइडिया था, ये अपर लिमिट है, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस रेडियस, ठीक है। लेकिन उस एग्जाम्पल में कंफर्म करो एक बार कितनी एनर्जी, देखो एग्जाम्पल बता रखा है वो एटम वाले चैप्टर का, एक शॉर्ट एग्जाम्पल था ना एटम वाले चैप्टर में।
अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद इसमें कितनी एनर्जी की बीम जा रही है 7.7, तो उससे आएगा कितना आंसर 30। और जो आपका थ्योरी पार्ट होगा उसमें कहीं लिखा होगा 5.5 यूज किया उन्होंने, तो उससे निकल के आता है 40। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ा और एग्जैक्ट डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला गया, बहुत स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, दिस वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उससे निकला कि रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कितना निकला 6 फर्मी मीटर। क्लियर है। उसके बाद हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलेंगे कि क्या फॉर्मूला सजेस्ट किया गया। सबसे पहले पहला काम ये करो, ये डायग्राम, उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओ। ये दो डायग्राम बनाने के बाद फिर मैं उस लाइन पे आता हूं। हो गया नहीं दोनों? ठीक है, अब आप लिखिए, यू मत लिखिए, मैं बोल देता हूं। बाय यूजिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिख दो इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बाय यूजिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, the nuclear size is accurately determined. The nuclear size is accurately determined. ठीक है, उसके बाद ये लिख दो कि जो आर गोल्ड है वो आपका है 6 फर्मी मीटर। ठीक है, और जहां पे कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स का स्टार्ट हो रहा है, वो साइज निकाला गया और बोला गया कि भाई वहां तक क्या है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज और हमें वैसे याद रख लेनी चाहिए। अभी मैं लिखवाता हूं, सुनिए। रदरफोर्ड ने जब जो एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने खाली ये दी जब वो रुकेगा बस वहां तक, तो उसने तो केवल एक ही फोर्स मान लिया, कौन सा, कूलम्ब फोर्स। असल में क्या हो रहा था, रुकने की बजाय स्कैटरिंग हो रही थी, वो मुड़ भी रहे थे। तो कहां जाके कूलम्ब फोर्स के बजाय न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां तक हमने क्या माना कि भाई ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स तो बाद में आएंगे। ठीक है, लास्ट लाइन इसमें ये लिख दो, द न्यूक्लियर साइज was determined from the distance at which deviations from pure Coulomb repulsion start operating.
स्टार्ट ऑपरेटिंग। जहां पे ये डेविएशंस दिखने लगी थी, ऑपरेट होने लगी थी, उस जगह तक हमने माना, ठीक है ना। अब उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। अब बात आती है कि भाई साइज मिला क्या सभी न्यूक्लियस का सेम साइज था? एक सवाल तो ये है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी एक अलग चीज है। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या सभी न्यूक्लियस का सेम साइज मिला या अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग साइज मिल रहा था? हो क्या रहा था, सुनिए। न्यूक्लियस इतना छोटा था कि उसकी शेप बताना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए क्या एज्यूम कर लिया गया कि वो क्या है, स्फीयर है, ठीक है। और अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग साइज मिल रहा था, और वो जो उनका रेडियस था वो प्रोपोर्शनल आ रहा था किसके, a क्या था उसका, मास नंबर, ठीक है। आगे लिखो इसके बाद, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज the nuclei were assumed to be spherical. And their radii varies with mass number as ये लिख दो, r proportional to a raised to power 1/3। और ये जो एग्जैक्ट रिलेशन है हम इस तरह याद रखते हैं, r इज इक्वल टू r नोट इंटू a रेज टू पावर 1/3। r नोट एक कांस्टेंट है 1.2 पर मीटर, एंड a जो है दैट इज द मास नंबर। अब यहां से दो चीजें हम निकालेंगे, एक तो न्यूक्लियर वॉल्यूम, एक न्यूक्लियर मास, और फिर उनका डिवीजन करके न्यूक्लियर डेंसिटी की तरफ हम जाएंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं इस तरह के रेशियो टाइप क्वेश्चन के लिए, कि इसका रेडियस उसका रेडियस, ये सब निकालने के लिए। पहली बात, रेडियस हमारी समझ आ गया क्या फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन थी। उसके बाद वॉल्यूम, रेडियस के बाद अब हम चल रहे हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आप ये लिख सकते हैं, स्फीयर माना है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, r क्यूब के, बिकॉज स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आपका आया 4/3 पाई, r का क्यूब करोगे तो r नॉट क्यूब इंटू a की पावर 1 होगी। यानी कि दूसरा रिजल्ट मिल रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जितना मास नंबर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ता चलेगा। अब मैं आता हूं डेंसिटी पे। डेंसिटी कैसे निकालें? देखो, रेडियस हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से पहले एक बार मास की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मास, कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? अगर मैं कहूं कि एक्स जेड ए है, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इसके अंदर? न्यूक्लियॉन टोटल ए बस ए ओनली ए। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो ओनली कितने हैं? ए है। टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबका मास लगभग एक एमयू है। तो जो इसका मास होगा दैट इज नियरली ए यू। इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा? ज्यादा क्यों होगा? कल बता दिया ना ये तो। देखो, वैसे अगर आप इंडिविजुअल ए जो पार्टिकल्स हैं उनके मास जोड़ोगे तो डेफिनेटली 1U से ज्यादा मास होता है एक का, 1.0073 या 86, है ना। तो इंडिविजुअली जोड़ोगे तो ए से ज्यादा होगा, लेकिन न्यूक्लियस का मास ए से ज्यादा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए से कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना पार्ट न्यूक्लियस बनते वक्त मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो नियरली किसके आसपास मिलेगा?
ए के आसपास, थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? मास हो गया। अब मैं आता हूं डेंसिटी पे। न्यूक्लियर डेंसिटी, देखो अगर मैं मास की बात करूं तो मास में भी मुझे ये पता लगा कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। वॉल्यूम में पता लगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। रेडियस में पता लगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 1/3। अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपका है AMU, न्यूक्लियस का मास, और वॉल्यूम ऊपर लिखा हुआ है 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा यूनिट में लेके चलूं, 1 U में कितने किलोग्राम थे? 1.66 छोड़ देता मैं, इतना 10 टू पावर -27 kg अपॉन 4/3 पाई R0 की वैल्यू अभी लिखी थी आज ही 1.2 फर्मी, मतलब 10 टू पावर -15। ठीक है, 1.2 फर्मी मीटर यानी कि 10 टू पावर -15 इंटू यहाँ पे क्या देगा मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी की ऐसा यूनिट है। यहां से जब ये रो निकालते हैं हम तो नियरली 2.29 इंटू 10 टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। खास बात इसकी क्या थी? जो मेन बात थी इसमें वो ये थी कि ये चीज क्या ये ए पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। ये एक अच्छा रिजल्ट है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो सभी न्यूक्लियस के लिए बिल्कुल सेम है। ये ए पे डिपेंड कर ही नहीं रही है बिल्कुल। जैसे इस पे सिंपल किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो 2-3 बातें हमने पढ़ी इस पे। क्वेश्चन से पहले मैं इस बात पे आऊंगी यार, ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ही ज्यादा। क्या इतनी भारी डेंसिटी होती है क्या किसी चीज की? क्यों नहीं होती? हर चीज में तो न्यूक्लियस है, बिना न्यूक्लियस के तो एटम ही नहीं बनता। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 टू पावर 3। इतनी भारी डेंसिटी होने के बावजूद, इतने ज्यादा न्यूक्लियस हमारे अंदर होने के बावजूद हम इतने भारी क्यों नहीं है? साइज छोटा है, न्यूक्लियर साइज बहुत ही कम है। जब मास की बात करोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पे बात जाएगी, और न्यूक्लियर साइज ज्यादा है 10 की पावर -15 में, तो वॉल्यूम 10 की पावर -45 में गया। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो उसमें तो 10 की पावर -45 आ रहा है वॉल्यूम में, और यहाँ क्यों लिए? तो इसलिए बहुत ही कम हो जाता है मास। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर न्यूक्लियस का साइज इतना होता जो एटम का साइज है, मतलब पूरे में ही भरा होता, थॉमसन मॉडल वाली बात होती, और इतनी डेंसिटी होती, तो क्या हाल होता आपका और हमारा? कुछ नहीं होता, मतलब सभी फिर तगड़े तगड़े होते हैं, समझ रहे हो ना? हर चीज ही फिर वो क्या होता है यार, एवरीथिंग इज रिलेटिव। भाई ये तो अभी हम जो है उतना लगता है हमें नॉर्मल चीज, फिर सबका ही मास बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे अर्थ और ये प्लेनेट घूम रहे थे, हम घूमते, फिर इस तरह का काम होता है। ठीक है, ये सब तो हाइपोथेटिकल बातें हैं। इन चीजों पे कैसे सवाल आ सकता है? एक तो ना यहाँ पे जो आपने लिखा है इसके ब्रैकेट में लिख देना हाईली डेंस, हाईली डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी। एक सवाल लिखिए आप, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई वॉल्यूम एंड डेंसिटी फॉर आयरन 2656
एंड यूरेनियम 92 to 30। कैलकुलेशन मत करना, आप जस्ट एक बार बस रेशियो लिख के दिखा दो इन दो के लिए। रेडियस किस पे डिपेंड करता है? ए की पावर 1/3। इसका मतलब अगर आप रेडियस का रेशियो लिखेंगे तो रेडियस आयरन अपॉन रेडियस यूरेनियम, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। इसका ये कितना है 56 और दूसरे वाले का 238 रेज टू पावर 1/3। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ए पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम आयरन अपॉन वॉल्यूम यूरेनियम 56 अपॉन 238। और अगर डेंसिटी का रेशियो सेम मतलब 1 आपका होगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें इस तरह से अब देखो मैं आपको जैसे क्यों बार बार ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड कर लो यार, वो ज्यादा बेटर रहता है इन चैप्टर्स में। तो खासकर जैसे शुरुआती चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो, उनमें तो आप ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ लेते हो। मॉडर्न फिजिक्स में तो एटलीस्ट लाइन टू लाइन रीड कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भी हम नहीं पढ़ते जाते हैं। जैसे आज वो एक सवाल आया था एनपी रिएक्शन वाला, मैं बार बार उस पर जा रहा हूँ। ठीक है, किसी एग्जाम में आ सकता है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है एनपी रिएक्शन वाला का। ऐसे में अगर मान लो मैंने ये पढ़ा दिया, अब सवाल लिखो पे व्हाट आर न्यूट्रॉन स्टार्स, व्हाट आर न्यूट्रॉन स्टार्स। ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, और हमने तो लिख के इसका ये पूरा पढ़ लिया यहाँ तक, आगे कहीं आएगा नहीं। अब ये काम मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन स्टार्स ढूंढो। जो अखबार की तरह लग जाता है ढूंढने में, कहीं कुछ सही है, वो काम खुद करना है आपको। मतलब कल से हो क्या रहा है, मैं सवाल बता रहा हूँ, फिर वो ढूंढ ढूंढ के हम देखेंगे। ढूंढो इसमें कहाँ है व्हाट आर न्यूट्रॉन स्टार्स, वही है जहाँ पे न्यूक्लियर साइज वाली बात है, वही है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। ये हमारे यूनिवर्स में ऐसे स्टार्स हैं, न्यूट्रॉन नाम क्यों दिया गया, उनकी डेंसिटी, उन स्टार की डेंसिटी लगभग इतनी है जितनी कि हमारे न्यूक्लियस की। समझ लो कितना खतरनाक स्टार होगा। मैं अभी बोल रहा था कि अगर हमारा पूरा मैटर हमारी बॉडी का इतनी डेंसिटी से बना होता तो हम ऐसे घूमते जैसे प्लेनेट घूमते हैं। तो ऐसी चीज है न्यूट्रॉन स्टार, मतलब एक ऐसा स्टार जिसकी डेंसिटी, मतलब मैटर इतना ज्यादा कंडेंस्ड है कि उसकी डेंसिटी ही लगभग इतनी है जितनी कि एक सिंपल न्यूक्लियस की होती है। वैसे मिला नहीं ना बुक में कहीं, ठीक है, घर जाके ढूंढना कहाँ है। अभी लिखो, लिख लो अभी क्या होता है। इसमें लिखिए न्यूट्रॉन स्टार्स आर एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स। Neutron stars are astrophysical objects in which the matter has been compressed, लिख लो, in which the matter has been compressed to such an extent, the matter has been compressed to such an extent that they resemble a big nucleus, and their densities are of the order of 10 to the power 17
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है कहाँ बुक में? देखो आपने लगभग 2-3 मिनट देखा लेकिन मिला नहीं। आप इस पे अजीब मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 442 पे, पेज नंबर 442 पे एग्जाम्पल 13.1 में आप आओ। एग्जाम्पल 13.1 जहां पे न्यूक्लियर डेंसिटी निकाली गई है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ऐसी एक चीज नहीं है यार, ऐसी पता नहीं कितनी बातें होंगी। कल ही हमने उस चैप्टर में 10 बातें देखी थी, 10-11 बातें, समझ गए हो ना? देखो कहीं से भी आप पढ़ोगे टॉपिक चलेंगे, क्वेश्चन चल पड़ेंगे, लेकिन ऐसी चीजें मिस हो जाएंगी फिर वहां पे। यहां तक आया समझ में? अब इससे अगला टॉपिक क्या है? ये बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, तो ये चीज हम कल करेंगे। ठीक है।